हेलो दोस्तों, मैं हूं भानीराम डाल और आप सब लोगों का ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर के अंदर फील्ड क्रॉप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे और जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पुट होने हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको फील्ड क्रॉप यानी सस्य विज्ञान की फसलें या एग्रोनॉमी क्रॉप्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके नज़दीकी जो एग्जाम हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी, प्री पीजी, बीएचयू और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में अपने चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैंने बायलैंग्वेज दिए हैं, यानी दोनों ही भाषाओं में दिए हैं। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी के समझने योग्य क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको शुगर बाउल बोला जाता है। हिंदी में अपने बोलेंगे, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है ब्राजील, सी ऑप्शन है क्यूबा और डी ऑप्शन है कीनिया। साथ साथ अपने आंसर लिखते जाइए, बाद में जब मैं आंसर बता देता हूं क्रॉस चेक कर लिया करो भी आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो, प्रोडक्शन के मामले में तो फर्स्ट है ब्राजील, सेकंड है इंडिया, थर्ड है चाइना, बट शुगर बाउल जो बोला जाता है वो क्यूबा को कहा जाता है। यूरोपियन जब रूलिंग के अंदर थे तो क्यूबा के अंदर उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की थी शुगर केन के ना। क्यूबा जो देश है उसमें गन्ने की बहुत सारी उन्होंने इंडस्ट्री बनाई थी। उस समय सबसे ज़्यादा जो शुगर प्रोडक्शन होता था वो क्यूबा में होता था, इसलिए तब से ही क्यूबा को विश्व के अंदर चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। अब ये मत सोच लेना कि चीनी उत्पादन में या गन्ना उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे ब्राजील है तो ब्राजील जो है वो बाउल ऑफ शुगर होगा यानी चीनी का कटोरा होगा। नहीं, फर्स्ट में ब्राजील है, सेकंड प्रोडक्शन में इंडिया है, थर्ड प्रोडक्शन में चाइना है, लेकिन शुगर बाउल यानी चीनी का कटोरा जो कहा जाएगा वो क्यूबा को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और, जैसे अभी यूपी में बहुत सारे एग्जाम हैं उनके लिए भी इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता देता हूं। मुजफ्फरनगर लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तर में बसा हुआ जो मुजफ्फरनगर है उसे उत्तर प्रदेश का द शुगर बाउल कहा जाता है और पूरे इंडिया का भी शुगर बाउल कहा जाता है। आपसे पूछ ले, इंडिया के अंदर शुगर बाउल किसे कहा जाता है यानी चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, पूरे भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। यूपी के स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट पूरे इंडिया में इसको शुगर बाउल कहते हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। भारत में चीनी का कटोरा या उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। ठीक है, और पूरे विश्व में अगर किसी देश की बात करें तो वो कौन सा होगा, क्यूबा होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन शुगर कैन फील्ड, गन्ने के खेत में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है या महत्वपूर्ण चरण है ना। वृद्धि की अलग अलग अवस्थाएं होती है, उनमें से ऐसी कौन सी अवस्था है जो क्रांतिक अवस्था है या क्रिटिकल स्टेज है ना सिंचाई के लिए। ए ऑप्शन है क्राउन रूट स्टेज, बी ऑप्शन है टिलरिंग स्टेज, टिलर्स निकलते समय, सी ऑप्शन है फॉर्मेटिव स्टेज है ना, टिलरिंग स्टेज के साथ साथ ही फॉर्मेटिव स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और डी ऑप्शन है राइपनिंग स्टेज यानी जिस समय गन्ना पकता है वो स्टेज। तो इनमें से कौन सी स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो स्टेज है फॉर्मेटिव स्टेज, यानी फॉर्मेटिव जो चरण है, यानी फॉर्मेटिव का मतलब उत्पन्न होने वाली जो अवस्था है, उत्पादक जो अवस्था है वो सिंचाई के लिए गन्ने में क्रांतिक अवस्था है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन है, यानी सी आंसर यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन से पहले मैं पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। गन्ने में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अवस्थाओं की बात की है, जैसे कि जर्मिनेशन फेज। जर्मिनेशन जो फेज होती है वो आप
स्टेम लगा देते हो उसके 0 से 45 दिन तक होती है, और किसी ने इसको 0 से 60 दिन तक माना है। ये ज़्यादा मतलब डिफरेंस है, इसमें आप उलझिए मत। जो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो जर्मिनेशन स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है फॉर्मेटिव स्टेज, उसमें साथ साथ में टिलर भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये 60 से 130 दिन की होती है और इसमें सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। नो डाउट ग्रांड फेज में भी पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बट जो सबसे मेन क्रिटिकल स्टेज होती है वो फॉर्मेटिव स्टेज होती है। उसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो ग्रांड फेज आती है, जो 130 से 250 दिन तक होती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो मैच्योरिटी स्टेज आती है। इनमें सबसे ज्यादा जो क्रांतिक अवस्था है यानी क्रिटिकल स्टेज है वो फॉर्मेटिव स्टेज है। बाकी फॉर्मेटिव और ग्रांड फेज दोनों के अंदर ये हाई हैवी वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको पता हो फसलों में सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, फील्ड क्रॉप की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, ऑल ओवर देखें तो बनाना की सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर सिर्फ फील्ड क्रॉप की बात की जाए तो फील्ड क्रॉप में सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है शुगर केन की। तो सबसे ज्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो शुगर केन की होती है, यानी जल मांग जो सबसे ज्यादा वो गन्ने की होती है, और दूसरे नंबर पे पैडी यानी धान की होती है। और इनकी जो ग्रोविंग स्टेज है, वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं, उनमें जो फॉर्मेटिव स्टेज है और ग्रांड फेज है उसमें सबसे ज्यादा हैवी वाटर रिक्वायरमेंट्स की नीड होती है। और इनमें से भी क्रिटिकल, जो मोस्ट क्रिटिकल है, सबसे ज्यादा जो क्रांतिक अवस्था है वो फॉर्मेटिव स्टेज होती है। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले देखो क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए यूपी में अब बहुत जल्द कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं और उम्मीद है कि वो एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। बाकी देखो क्या होता है, एग्जाम आगे भी हो सकते हैं अगर कोरोना की तीसरी लहर जैसी कोई समस्या होती है। अदरवाइज एक नियत टाइम पे एग्जाम होने के चांसेस है और अपने को उसी हिसाब से तैयार रहना है जो हमें डेट अभी मिली हुई है। तो इसके लिए हमने जितने भी हमारे यूपी के ऑनलाइन कोर्सेज है, यानी जो हमारी ऐप है ऑनलाइन एग्रीकल्चर या वेबसाइट है www.onlineagriculture, उस पर हम यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के ऑनलाइन कोर्स रन करते हैं और उन सभी कोर्सेज पे 20% का ऑफ है। जैसे यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और यूपीएससी प्री एग्जाम, तो इन सब पर 20% का ऑफ है। ये आप प्राइस देख सकते हैं। अगर आप इन एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं तो हम आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे। किससे? ऑनलाइन कोर्स से। तो आप आज ही जाकर ऑनलाइन कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर अगले 3 दिनों तक ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सॉविंग टाइम ऑफ अधसली टाइप ऑफ शुगर केन। देखो गन्ने में 3 तरह की फसल लगाते हैं, एक अधसली, एक इकसली, एक प्री सीजनल, जिसको अपने स्प्रिंग या बसंत की फसल भी बोल देते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अधसली प्रकार के गन्ने की बुआई का समय है या सॉविंग टाइम ऑफ अधसली टाइप ऑफ शुगर केन। अधसली फसल को कब लगाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है जनवरी फरवरी, बी ऑप्शन है मार्च अप्रैल, सी ऑप्शन है जुलाई अगस्त और डी ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर, है ना। ये 3 ऑप्शन है। तो इनमें से अपने ये कई बार जगह नवंबर तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, चलो वो बाद की बात है। तो अधसली जो प्रकार की फसल है उसके लिए सॉविंग का राइट टाइम क्या है? देखो अधसली जो फसल लगाई जाती है वो जुलाई अगस्त में लगाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। यानी बारिश के टाइम इसको लगाया जाता है और ये 1.5 साल में तैयार होती है, यानी लगभग 18 महीने की फसल होती है जो अधसली होती है। अब देखिए अपने 3 तरह की फसल लगाते हैं। एक तो अक्टूबर में लगाते हैं जिसको ऑटमम फसल कहते हैं या इकसली भी कहा जाता है, ये 1 साल में तैयार हो जाती है। दूसरी अपने लगाते हैं फरवरी मार्च में जिसको अपने स्प्रिंग या प्री सीजनल भी बोल देते हैं, ये लगभग 14 से 16 महीने का समय ले लेती है तैयार होने में। तीसरी फसल हम लगाते हैं जुलाई अगस्त में जिसको हम अधसली बोल देते हैं, ये तैयार होने में लगभग 1.5 साल का टाइम ले लेती है, यानी 18 मंथ का समय ले लेती है। तो अपने क्वेश्चन क्या था, अधसली का टाइम पूछा गया था। अधसली लगाने का जो टाइम है वो कौन सा होता है? जुलाई अगस्त होता है। इकसली लगाने का अक्टूबर होता है और जो प्री सीजनल होती है या स्प्रिंग की होती है या बसंत वाली होती है उसको लगाने का यानी प्लांटिंग करने का, यानी जो गन्ने के टुकड़े लगाते हैं उनको लगाने का जो समय होता है वो फरवरी मार्च होता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज सीड कॉटन? बीज कपास क्या है? सीड कॉटन पूछ लिया तो उसमें सीड भी है और कॉटन भी है। तो कपास के बीज को बिनोला कहते हैं और वैसे अपने सीड भी बोल देते हैं। और रेसे को लिंट कहा जाता है। रेसे को क्या कहा जाता है? लिंट कहा जाता है। तो सीड कॉटन यानी सीड प्लस लिंट
नाम जो यहां क्वेश्चन पूछा गया है उसी से आंसर निकाल लीजिए। सीड प्लस लिंट को ही अपने क्या कहा जाता है, सीड कॉटन, है ना। अगर उसका रेशा अलग कर लेंगे तो लिंट है, और सीड अलग कर लेंगे और रेशा अलग कर लेंगे तो एक लिंट निकल जाएगा और दूसरा क्या निकलेगा, सीड। दोनों जब एक साथ है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सीड कॉटन। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज सीड कॉटन, बीज कपास क्या है जी। बीज कपास वो है जिसके अंदर बीज और रेशा दोनों ही है, यानी सीड प्लस लिंट दोनों ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका बी ऑप्शन है वो राइट जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन से पहले मैं पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूं, जिससे आपको आसानी रहेगी। देखिए ये क्या है, कॉटन का फ्रूट है जो मैच्योर होने के बाद दिख रहा है आपको। इसको हमने निकाला, ये बीच में यहां सीड है, ठीक है। ये देखो यहां पर रेशे है, ठीक है। ये यहां पर रेशे हैं, तो सीड को हम अलग कर देंगे। सीड को अपने क्या करेंगे, अलग कर देंगे, जिसको अपने बिनोला भी बोल दिया जाता है। अब सीड के साथ साथ क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे फाइबर से रह जाते हैं, जिनको अपने फ्यूजी कहते हैं या फ्यूजिस कहते हैं, ठीक है। और ये फ्यूज के साथ अगर सीड है तो हम इसको फ्यूजी सीड कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम कॉटन की सॉविंग करते हैं तो उससे ये फ्यूज हटाते हैं, तो उसके लिए हम दो तरह के मेथड काम में लेते हैं। एक में तो जैसे एस होती है, राख होती है, उसमें रगड़ते हैं तो ये फ्यूज हट जाते हैं। दूसरा अपने केमिकल मेथड काम में लेते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड से अपने इन रेशों को खत्म किया जाता है। तो ये सीड के साथ बिल्कुल छोटे छोटे रेशे हैं, इनको अपने फ्यूज बोलते हैं। और जो ये वाला रेशा हमने अलग कर दिया उसको हम क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं। ये लिंट जो होता है ये टेक्सटाइल या जो भी फाइबर पर्पस से लिया जाता है उसके काम में लिया जाता है। तो ये कॉटन से रिलेटेड। पीछे क्वेश्चन क्या पूछा था, सीड कॉटन किसे कहते हैं। अरे भाई सीड कॉटन उसे कहेंगे जिसमें बीज और रेशा दोनों ही है, सीड प्लस लिंट दोनों ही होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सीड कॉटन कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम नंबर्स ऑफ द देसी कॉटन, गॉसिपम एर्बोरियम एंड गॉसिपम हर्बेसियम। देसी कपास, गॉसिपम अर्बोरियम और गॉसिपम हर्बेसियम की गुणसूत्र संख्या होती है, कितनी होती है गुणसूत्र संख्या। ए ऑप्शन है आपके पास 2n = 16, बी ऑप्शन है 2n = 26, सी ऑप्शन है 2n = 36 और डी ऑप्शन है 2n = 46। देखो जितनी भी देसी कपास है वो सारी की सारी डिप्लॉइड यानी द्विगुणित होती है, और इनमें गुणसूत्र संख्या 2n = 26 होता है, यानी द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 26 होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। देखो कॉटन है, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ओल्ड वर्ड जिसको अपने एशियाटिक कॉटन, एशियाई कपास भी कहते हैं। देखो जनरली क्या है, भारत के अंदर अपने इसको देसी कॉटन, देसी कपास कहते हैं। ये सारी की सारी डिप्लॉइड है और इसमें द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 26 है, यानी 2n = 26 है। इसमें एक तो आती है गॉसिपम एर्बोरियम, है ना, इसको अपने ट्री कॉटन भी कहा जाता है और भारत में ये कल्टीवेट की जाती है। दूसरी है गॉसिपम हर्बेसियम, इसको अपने अरेबियन या सीरियन कॉटन भी कहा जाता है, और केंद्र जो एशिया है, सेंट्रल एशिया है, उसके अंदर इसकी जनरल खेती की जाती है। मैंने यहां इनके उद्गम स्थल और फाइबर लेंथ भी लिख रखा है। जैसे मैं बात करूं जो ट्री कॉटन है उसका जो फाइबर की लेंथ होती है वो 1.25 से 2.30 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो इंडो गंगेटिक एल्यूवियल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी भारत ही इसका उद्गम है। वहीं पे अरेबियन या सीरियन जो कॉटन है इसमें फाइबर की लेंथ होती है 1.75 से लेकर 2.10 सेंटीमीटर, और इसका जो ओरिजिन है वो साउथ अफ्रीका है, ठीक है। न्यू वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन जो होती है वो टेट्राप्लॉइड होती है, 4 गुणित होती है। तो इसमें 4x = 52 होगा। जस्ट गुणसूत्र क्या हो गए, डबलिंग होगी ना, तो ये टेट्राप्लॉइड 4 गुणित होता है, इसमें गुणसूत्र संख्या 52 होती है। न्यू वर्ल्ड कॉटन में कौन कौन सी आती है, एक तो गॉसिपम हरिसुट्टम आता है, और उसके अलावा दूसरा आता है गॉसिपम बारबेडेंसिस। ये दोनों ही न्यू वर्ल्ड कॉटन कहलाती है। जो गॉसिपम हरिसुट्टम है उसको अमेरिकन कॉटन भी कहा जाता है। आज के टाइम वर्ल्ड में जो सबसे फेमस कॉटन है वो अमेरिकन कॉटन है, ठीक है। और ये इंडिया में भी कल्टीवेट किया जाता है, और ज्यादातर यही कल्टीवेशन के कल्टीवेशन के अंदर ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसकी जो फाइबर लेंथ है वो 1.8 से लेकर 3.1 सेंटीमीटर है, और ओरिजिन है वो मैक्सिको से सेंट्रल अमेरिका है।
और गोसिपम बारबेंसिस जो है, सॉरी बारबेंडेंसिस जो है उसको अपने इजिप्टियन या फिर सी आइसलैंड कॉटन कहते हैं, और ये साउथ अमेरिका का पर्टिकुलर जो पेरू है वहां से उत्पत्ति हुई है इसकी, वहां उसका ओरिजिन पैलेस है। तो ये मैंने कॉटन से रिलेटेड बात बता दी है। अब वापस क्वेश्चन पे चलें तो ज्यादा अच्छा लगेगा अपने को। देखो गोसिपम एर्बोरियम और गोसिपम हर्बेसियम में गुणसूत्र संख्या पूछी है, दोनों ही देसी है, देसी द्विगुणित होता है, 2 n = 26 होता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना परसेंटेज ऑफ लिंट इन कॉटन सीड। जो कॉटन सीड है, कॉटन सीड यानी सीधा अपने पौधे से जो कपास लेके हैं, सीड प्लस लिंट वाला, उसमें अकेला लिंट परसेंटेज कितना है। अकेले सीड और लिंट को अलग करते हैं, उसको गिनिंग कहते हैं, तो इसको गिनिंग परसेंट भी बोल सकते हैं और हिंदी में इसको ओटाई प्रतिशत भी बोला जाता है। तो आप रेसे का प्रतिशत बोल लो, लिंट परसेंट बोल लो, ओटाई प्रतिशत बोल लो, गिनिंग परसेंटेज बोल लो, कितना है। ए ऑप्शन है 23%, बी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है 43% और सॉरी सी ऑप्शन है 43% और डी ऑप्शन है 53%। देखिए यहां लिंट का परसेंटेज, वैसे तो दुनिया में जितने भी कॉटन है उनके अंदर ऑन एन एवरेज जो लिंट परसेंटेज है या गिनिंग परसेंटेज है या रेसे का प्रतिशत है या उटाई प्रतिशत है वो 24 से 38 के बीच में होता है। बट आप एक्यूरेसी में जाएंगे तो एक्यूरेसी में कितना होता है 33%। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, बी ऑप्शन राइट मिलेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जो मैंने आपको बताया था वो ही चीज यहाँ पे दी हुई है। विवर्ड में लगभग जितने भी कॉटन है उनमें जो ओटाई का प्रतिशत है या गिनिंग परसेंटेज है वो 24 to 38% के आसपास होता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन पहले इसका आंसर आ चुका है, पहले इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका है। Which cotton species known as sea Iceland cotton? किस कपास की प्रजाति को सी आइसलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है गोसिपम एर्बोरियम, बी ऑप्शन है गोसिपम हर्बेसियम, सी ऑप्शन है गोसिपम बारबेंडेंसिस और डी ऑप्शन है गोसिपम हरिसुटम। तो गोसिपम बारबेंडेंसिस जो है उसको हम सी आइसलैंड कॉटन कहा जाता है, सी आइसलैंड कॉटन कहते हैं अपने इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो मैंने आपको पीछे जब कॉटन के बारे में डिटेल बताया था तो गोसिपम बारबेंडेंसिस बताया था ना, इसमें इजिप्टियन कॉटन या सी आइसलैंड कॉटन किसको कहा जाता है, गोसिपम बारबेंडेंसिस को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो आ चुका था, अगर आप पीछे वाली स्लाइड पे ढंग से फोकस करते हैं तो अगले क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट अपने चलते हैं, आंसर दिया हुआ है यहां पर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कपास में स्टेपल की लंबाई और फाइबर की लंबाई किसके द्वारा मापी जाती है। स्टेपल लेंथ एंड फाइबर लेंथ इन कॉटन इज मेजर्ड बाय। कपास में रेशे की लंबाई किससे मापेंगे, कौन सा मेथड काम में लेंगे। ए ऑप्शन है एरिलोमीटर एंड नेपीनेस, इन दोनों से, है ना। भी स्टेपल लेंथ है वो एरिलोमीटर और जो फाइबर लेंथ है वो नेपीनेस, है ना। नेक्स्ट है नेपीनेस एंड एरिलोमीटर, यानी स्टेपल लेंथ तो नेपीनेस की वजह से, नेपीनेस से, और जो फाइबर लेंथ है वो एरिलोमीटर से। नेक्स्ट है दोनों ही अपने एरिलोमीटर और नेपीनेस से माप सकते हैं। डी ऑप्शन है हेलो मेजरमेंट मेथड। देखो काम में हम लेंगे हेलो मेजरमेंट मेथड ही काम में लेते हैं। स्टेपल लेंथ है ना, लगभग रैंडमली अपने 10 रेसे ले लिए, उनकी जो लेंथ है उसको अपने स्टेपल लेंथ बोल दिया ना। तो स्टेपल लेंथ और फाइबर यानी रेसे की लंबाई दोनों कौन सी मेथड से मापेंगे, हेलो मेजरमेंट मेथड से मापा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट है। स्टेपल लेंथ और फाइबर लेंथ हेलो मेजरमेंट मेथड से मापा जाता है। ये देखो हेलो मेजरमेंट मेथड, थोड़ा डिटेल में जाना है तो हेलो लेंथ इज कॉटन इज द लेंथ ऑफ द फाइबर विच इज मेजर इन mm, मीन्स हेलो लेंथ मीन्स एवरेज ऑफ रैंडमली टेकन लेंथ ऑफ 10 फाइबर्स। 10 फाइबर की जो लेंथ है उसको स्टेबल लेंथ में रखेंगे। मोर हेलो लेंथ इज डिजायरेबल एज द फाइबर विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। जितनी स्टेबल लेंथ ज्यादा आएगी उतना ही फाइबर क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, तो आंसर था अपना हेलो मेजरमेंट मेथड था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको आता हो। क्वेश्चन है साइमोंडेसिया चाइनेंसिस। साइमोंडेसिया चाइनेंसिस इज द नेम ऑफ विच बायोडीजल प्लांट।
साइमोंडेसिया चाइनेंसिस किस जैव ईंधन फसल का नाम है? ऐसे पौधे जिनका अपने ऑयल एक्सट्रैक्ट करके एनर्जी में काम में लेते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने में काम में लेते हैं, उसको बायोडीजल बोलते हैं। तो साइमोंडेसिया चाइनेंसिस है वो कौन से बायोडीजल प्लांट का नाम है? ए ऑप्शन है नाइगर, बी ऑप्शन है कैनोला, सी ऑप्शन है जेट्रोफा और डी ऑप्शन है जोजोबा। तो साइमोंडेसिया चाइनेंसिस है वो जोजोबा का साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़े अपने, उससे पहले आप जोजोबा का इमेज देख सकते हैं। ये जोजोबा है, इसके फ्रूट है और अपने इनसे ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन टोबैको से है। क्वेश्चन है 10, क्या लिखा हुआ है? निकोटीन कंटेन इज निकोटीनिया टोबेकम, यानी जो निकोटीनिया टोबेकम जो भारत में सबसे ज्यादा लगाया जाने वाला तंबाकू है, उसके अंदर निकोटीन परसेंटेज कितना होता है? ए ऑप्शन कहता है 0.5 से 5.5%, बी ऑप्शन कहता है 5.5 से 10.5%, सी ऑप्शन कहता है 10.5 से 15.5% और डी ऑप्शन कहता है 15.5 से 20.5%। तो देखो निकोटीन जो कंटेंट होता है तंबाकू के अंदर वो ऑन एन एवरेज 0.5 से 5.5% होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ मैच्योर लीफ फॉर द सिगरेट एंड हुक्का पर्पस टोबैको इज, तंबाकू में सिगरेट और हुक्का उद्देश्य के लिए परिपक्व पत्तियों को तोड़ना हटाना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है टॉपिंग, बी ऑप्शन है प्राइमिंग, सी ऑप्शन है डीसकरिंग और डी ऑप्शन है क्योरिंग। ये चारों ही प्रैक्टिस है वो टोबैको में की जाती है, लेकिन हुक्का और सिगरेट तंबाकू के उत्पादन के लिए जो मैच्योर लीव्स है उसी को तोड़ा जाता है, रिमूव किया जाता है, उसको अपने क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्राइमिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। कोरोकोरस ओलिटोरियसिस, इसने कहा है ये नाम किसका है ना? कोरोकोरस ओलिटोरियस। ए ऑप्शन है तोसा, बी ऑप्शन है येलो और रेड जूट, सी ऑप्शन है मीठा पात और डी ऑप्शन है ऑल। देखो जो येलो जूट है उसी को तोसा बोलते हैं और उसी को अपने रेड जूट बोलते हैं, उसी को मीठा पात बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। येलो जूट है वो तोसा है, वो मीठा पात है, वो ही रेड जूट है और उसका वैज्ञानिक नाम कोरोकोरस ओलिटोरस है। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर डी। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। व्हाइट जूट का नाम है कोरोकस कैप्सुलिरस और वहीं पे तोसा जूट का जो नाम है वो कोरोकस ओलिटोरिस है। ठीक है, देखो जो कोरोकस कैप्सुलिरस होता है, व्हाइट जूट जो होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर होता है इसकी पत्तियों का, इसलिए अपने इसको टीटा या बिटर पात कहते हैं। वहीं पे जो येलो जूट है जिसको हमने कोरिकोरस ओलिटोरस बोला, इसके पत्ते मीठे होते हैं, जो सब्जी वगैरह बनाने के काम में भी लिया जाता है, कुछ डिशेज बनाने के काम में लिया जाता है। इसे मीठा या स्वीट पात भी कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूं, इसका मतलब वो आप के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है गुजोटिया एबिसिनिका। गुजोटिया एबिसिनिका, गिजोटिया एबिसिनिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑयल क्रॉप? गिजोटिया एबिसिनिका किस तिलहन फसल का वैज्ञानिक नाम है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैज्ञानिक नाम पूछ रहा हूं, बट आपको आता है या नहीं आता वो मुझे नहीं पता, आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम ये जो माइनर क्रॉप्स है इनकी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है। ए ऑप्शन है नाइगर, बी ऑप्शन है कैनोला, सी ऑप्शन है रैपसीड और डी ऑप्शन है ऑल। ऑल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों ही फसलें अलग अलग है, डी ऑप्शन तो हटाओ। रैपसीड मैंने बोल दिया माइनर क्रॉप इंपॉर्टेंस रखती है, तो रैपसीड तो मेजर क्रॉप में आती है, मेजर ऑयल सीड क्रॉप में आती है। बची दो नाइगर और कैनोला। अब आप इसमें से राइट आंसर कौन सा करेंगे? नाइगर। अब देखो जब आप कोई कंपिटिटिव एग्जाम देते हैं, ध्यान रखिएगा उसमें जब चारों ऑप्शन में से आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप तुक्का मत लगाइए। चार ऑप्शन में से कुछ नहीं आता है तो तुक्का मत लगाइए, तीन में से कुछ आता है तो मत करिए। बट आपको लगता है ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं, बाकी बचे दो हैं, दो को आपने रिजेक्ट कर दिया, आपका रिजेक्शन अच्छा है, सही है, 100% श्योर है कि ये दो तो होने वाले नहीं है, पीछे बचे दो।
अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कर देना चाहिए, है ना। 10 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 में से मान लो आपके 5 सही हो गए, 2 ही ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी 50-50% है, मान लो 5 सही हो गए, तो नंबर कितने मिले? 20, 5 चौका 20। कटे कितने? 5 गलत हुए, 5 ही कटे, एक गलत होने पे एक ही कटता है, 15 नंबर का फिर भी मार्जिन हो गया। आपकी किस्मत खराब है, आपके 5 नहीं सही हुए, 3 ही सही हुए, तो 3 के नंबर कितने मिले? 12। गलत कितने हुए? 7। 12 में से 7 गए, 5 अभी भी बाकी है। तो 2 ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो उस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर नाइगर है, ठीक है। नाइगर प्लांट आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है, काम आएगा। नेक्स्ट है अगला 14 नंबर क्वेश्चन, विच वन अमंग दीज द वाइल्ड स्पीसीज ऑफ शुगर केन, इनमें से कौन सी गन्ने की जंगली प्रजाति है? ए ऑप्शन है सेकेरम रोबस्टम, बी ऑप्शन सेकेरम बारबेरी, डी सी ऑप्शन सेकेरम ऑप्सिनेरम और डी ऑप्शन सेकेरम साइनेंसिस। इनमें से वाइल्ड शुगर केन कौन सा है जिसको हम ब्रीडिंग पर्पज में जरूर काम में लेते हैं? वो है सेकेरम रोबस्टम। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में अपने चले। अगला क्वेश्चन है द ऑयल एंड द प्रोटीन कंटेंट इन कॉटन सीड रिस्पेक्टिवली, कपास में तेल और प्रोटीन की मात्रा क्रमशः होती है, यानी पहले आप बताओ कितना तेल होता है और उसके बाद उसमें प्रोटीन कितना होता है। पहला ऑप्शन कहता है जी तेल 24 और प्रोटीन 17। दूसरा ऑप्शन कहता है जी तेल 17 प्रोटीन 24। सी ऑप्शन कहता है तेल 10 है प्रोटीन 20 है और डी ऑप्शन कहता है तेल 20 है और प्रोटीन 10 है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है? कॉटन में ऑयल होता है 16 से 17%, 16 to 17%, और प्रोटीन होता है 24% होता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा। 16 दिया है तो भी ठीक है, 17 दिया है तो भी ठीक है, अबाउट रेंज यही होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले, इसमें कुछ समझने वाला नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, कमिटमेंट ऑफ द सिंपोडियल ब्रांचेज इन कॉटन इज जनरली, कपास में सिंपोडियम शाखाओं की शुरुआत सामान्यतः होती है। सिंपोडियल, देखो कपास में 2 तरह की शाखाएं होती है, जिसपे फ्रूटिंग होती है उसको सिंपोडियल बोलते हैं और जिसमें फ्रूटिंग नहीं होती उसको मोनोपोडियल बोलते हैं। यहां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये फ्रूटिंग ब्रांच यानी फल देने वाली शाखा, फल जो कैप्सूल होता है ना, कपास में फ्रूट टाइप क्या होता है? कैप्सूल होता है। लोकल भाषा में उसको लोग कोकला, टिंडा कई नामों से जानते हैं। तो वो जो जिसपे कैप्सूल आते हैं उसको सिंपोडियल, जिसपे नहीं आते वो मोनोपोडियल। तो सिंपोडियल आना कब से स्टार्ट होता है? ए ऑप्शन है 50 से 60 दिन बाद, बी ऑप्शन है 60 से 70 दिन बाद, सी ऑप्शन है 70 से 80 दिन बाद और डी ऑप्शन है 80 से 90 दिन बाद। कपास में सिंपोडियल फ्रूटिंग ब्रांच यानी उत्पादन देने वाली शाखाएं 60 से 70 दिन बाद आना प्रारंभ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। कपास में मर्त रेशे का माइक्रोनेयर मूल्य है, यानी माइक्रोनेयर वैल्यू। माइक्रोनेयर देखो कपास जो है उसकी जो अपने वैल्यू मापते हैं वो माइक्रोनेयर से मापते हैं ना। तो माइक्रोनेयर वैल्यू फॉर द डेड फाइबर ऑफ कॉटन इज, कपास में जो मर्त रेशा होता है उसकी माइक्रोनेयर वैल्यू क्या होती है? ए ऑप्शन है 2 और 2 से कम, बी ऑप्शन है 2 से 4, सी ऑप्शन है 4 से 6, डी ऑप्शन है 6 से ज्यादा, तो मतलब मोर देन 6। तो जो मर्त रेशे होते हैं उनकी जो माइक्रोनेयर वैल्यू होती है वो (2 and less than 2 होती है, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन राइट होगा। अब देखो थोड़ा सा ये याद रख लीजिए आप, देखिए जिसकी माइक्रोनेयर वैल्यू 3.1 से कम होती है, 3.1 तक होती है, वो बहुत ही फाइन धागा होता है। 3.1 से 3.9 होता है वो फाइन होता है, 4 से 4.9 होता है वो मीडियम होता है, ठीक है, जिसको हम प्रीमियम रेंज बोलते हैं। 5 से 5.9 होता है वो स्लाइटली कोर होता है, मोटा होता है ना, क्वालिटी कमजोर होती है। अब वो 6 वाला होता है वो कोर्स होता है, यानी बहुत ज्यादा मोटा माना जाता है। ये कैटेगरी, ये जो वर्गीकरण है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रख लीजिए, काम आने वाली चीज है। वैसे तो सारा जितनी स्लाइड है सारी की सारी काम आने वाले, बिना काम की स्लाइड है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रेटिंग इन सन हैम्प। सन हैम्प में रेटिंग की क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? रेटिंग का मतलब होता है
धागा अलग करना की जो प्रक्रिया है, उसके लिए हम उसको पानी में डालते हैं ताकि उसमें थोड़ी सड़न स्टार्ट हो जाए, जिससे धागा आसानी से खींचा जा सके। तो उस रेटिंग प्रोसेस के लिए सनई में रेटिंग की क्रिया करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? ए ऑप्शन है 11 से 21, बी ऑप्शन है 21 से 27, सी ऑप्शन है 28 से 37 और डी ऑप्शन है 38 से 44 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सनहैम्प में रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। सनई में रेसा अलग करने की प्रक्रिया जिसको रेटिंग बोलते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान कितना तापमान चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेसे उत्पादन के लिए सनई की बीज दर रखते हैं सीड रेट इज सनहैम्प फॉर फाइबर पर्पज। देखो सनहैम्प है वो तेल उत्पादन के लिए भी काम में ली जाती है, हरी खाद के लिए भी काम में ली जाती है और रेसा उत्पादन के लिए भी काम में ली जाती है। तो हम यहाँ पे रेसा उत्पादन करना चाहें तो हमें बीज दर कितनी रखनी होगी? ए ऑप्शन है 90 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 60 से 75 किलो प्रति हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 40 से 65 किलो प्रति हेक्टेयर और डी ऑप्शन है वो 20 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो जनरली स्टैंडर्ड जो सीड रेट होती है फाइबर के लिए वो तो होती है 40 से 50 किलो। स्टैंडर्ड जो सीड रेट होती है फाइबर प्रोडक्शन रेसा उत्पादन के लिए 40 से 50 किलो। बट ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, वहां पे ऑप्शन अपने को यही मिला था 40 से 65 वाला। तो अब अपने को कौन सा सही करना था? सी ऑप्शन ही राइट करना था। वेरियस अलग अलग रीजन में थोड़ी सीड रेट ऊपर नीचे होती है। एग्जाम में ये पूछा गया था इसलिए मैंने हूबहू ऑप्शन रखा है। रख तो ये भी सकता था क्योंकि एक्यूरेसी हम कितनी जा रहे हैं? 40 से 50 किलो। वहीं पे अगर हम हरी खाद के रूप में सनई को लेते, सनई बहुत बढ़िया हरी खाद आपको पता ही है, सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन प्रति हेक्टर उपलब्ध करवाने वाली खाद है ये। तो अगर हम खाद उत्पादन के लिए लेते तब हम लेते 50 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर, और अगर हमें सिर्फ बीज उत्पादन करना होता तो हम 20 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से जा सकते थे, यानी 20 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर। तो मैंने आपको तीनों ही तरह की बीज दर बता दी है। ये रेसा उत्पादन के लिए है, ये खाद उत्पादन के लिए है, ये बीज उत्पादन के लिए। बट एग्जाम में क्वेश्चन जब दिया गया तब ये रेंज दी हुई थी, हमारी इस रेंज को सूट करता है ये, तो हम यही आंसर देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलें। देखो जो रेंज में होते हैं ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, कॉमन सेंस से उनके आंसर देने होते हैं, एक्यूरेसी पे जाना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑन ऑफ प्रकार की सिंचाई को किस नाम से जाना जाता है? विच ऑन ऑफ टाइप ऑफ इरिगेशन इज नोन एज। ऑन ऑफ टाइप इरिगेशन है उसको अपने और क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव फ्लो इरिगेशन नहीं बोलते, चेक बेसिन मेथड नहीं बोलते, सर्ज इरिगेशन ये बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑन ऑफ टाइप को अपने सर्ज इरिगेशन भी बोलेंगे। तो यहां पे सही उत्तर सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च इज लोकेटेड एट। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन कानपुर, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन हैदराबाद और डी ऑप्शन न्यू दिल्ली। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च है वो हैदराबाद में तेलंगाना में है। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आज के इस क्विज के अंदर मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से मैं लेके आऊंगा। बीच में काफी समय तक हमने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया था, लॉकडाउन है ना, स्टाफ का नया आना, बहुत तरह की प्रॉब्लम थी तो इस वजह से। बट अब हम कोशिश करेंगे कुछ आपको कंटिन्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहें ताकि आपको अपने एग्जाम में काफ़ी सपोर्ट्स मिले। और अगर आपको आज हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू।